किसी भी वर्ग की, किसी भी क्लास की, किसी भी रिलीजन की महिला को ये मतलब शक ना हो कि जो एजुकेशन है वो किसी धर्म ने हमें नहीं दिया, हमें वो संविधान ने दिया है। पढ़ने का हक हमें संविधान ने दिया है। अगर आप कोई ऐसा रिलीजन, ऐसा कास्ट, ऐसा क्लास बता देंगे जहां महिला की ही शिक्षा को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाए, तभी जाके इस बात को मैं चेंज कर सकती हूँ। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि डेमोक्रेसी का क्या हाल होने वाला है, जिसने अपनी माँ का इस्तेमाल किया डिमोनेटाइजेशन के एडवर्टाइजमेंट में, जिसने अपनी बूढ़ी माँ को खड़ा कर दिया लाइन में डिमोनेटाइजेशन में। उसने आज ये भी कह दिया कि गाय माँ थी, वो कचरा खा रही है। और आज आप भारत डेमोक्रेसी की माँ है, तो डेमोक्रेसी का क्या हाल है। और उसकी हर रोज क्रांति कॉर्नर पे, एसएफआई के क्रांति कॉर्नर पे हम हर शाम को एक लेक्चर या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। हमने यहाँ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस करी, और आज हमारे साथ डॉक्टर आभा जुड़ी हैं जो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रोफेसर हैं और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट डीटीएफ की मेंबर रही हैं। और सालों से जब भी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी बात रखनी हो या स्टूडेंट्स का कोई मुद्दा हो या छात्र अपनी मांग रख रहे हो, बाहर सरकार से बोल रहे हो या आके अपनी परेशानी बता रहे हो, तो आभा मैम हमेशा फ्रंट पे हमारे साथ खड़ी रही हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े महंगे पैसे देके नहीं पढ़ते हैं, वो हम आपकी तरह सरकारी स्कूल में या सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मैम का। और आज मैम हमारे सामने एनईपी और जो बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब भी आप बाहर बैनर्स देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तो उसके अंदर बेटियों से ज्यादा आपको मोदी जी की तस्वीर दिखेगी। तो उसी पर गर्ल्स एजुकेशन पे लेके, एनईपी पे लेके, हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम पे लेके आभा मैम हमारे सामने बात रखेंगे। आई इनवाइट यू मैम। थैंक यू कॉमरेड। साथियों, सबसे पहले डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की ओर से और तमाम टीचर्स, हो सकता है बहुत सारे टीचर्स घर पे भी हैं, वो लगातार इस मूवमेंट को देख रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स की ओर से आपको जय भीम लाल सलाम। आप सब जो लगातार इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मैं एक चीज़ बता दूं कि आज आपका मूवमेंट उम्मीद है। आपका मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद है इस देश के लिए, क्योंकि आज नौजवान को इसने सही सवालों के साथ जोड़ा है। और मैं यहाँ देखती हूँ लगातार छोटी छोटी बच्चियां भी आके बात रखती हैं, तो उनके मन में भी लड़ाई का जो जज्बात होगा, अपने सवालों को उठाने का जज्बात होगा। इस मूवमेंट ने तमाम लोगों के बीच में उस जज्बात को जन्म दिया है। तो आपका मूवमेंट अपने आप में एक उम्मीद बन के हमारे पूरे देश के सामने छा गया है, लहरा रहा है। साथियों, मैं एक चीज साफ कह दूं, सबसे पहले यहाँ से कह दूं कि दलित, पिछड़ा और किसी भी वर्ग की, किसी भी क्लास की, किसी भी रिलीजन की महिला को ये मतलब शक ना हो कि जो एजुकेशन है वो किसी धर्म ने हमें नहीं दिया, हमें वो संविधान ने दिया है। पढ़ने का हक हमें संविधान ने दिया है। अगर आप कोई ऐसा रिलीजन, ऐसा कास्ट, ऐसा क्लास बता देंगे जहां महिला की ही शिक्षा को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाए, तभी जाके इस बात को मैं चेंज कर सकती हूँ। नहीं तो हमें जो हक है वो संविधान से मिला है। तो हम अपनी बात एक नारे से शुरू करेंगे, शिक्षा बचाने चले हैं, आओ हमारे साथ चलो। शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। साथियों, मैं एक चीज कह दूं, यहाँ पे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही और उसने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जितने करोड़ों रुपए स्कीम में डले, उसका 80% एडवर्टीजमेंट में लग गया। और एडवर्टीजमेंट में सिर्फ
मोदी जी नजर आए। एडवर्टीजमेंट से आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हमें एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है चिप्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट, और हम जब रुपया बचा के चिप्स का पैकेट खरीदते हैं और उसको खोलते हैं तो उसमें हवा ज्यादा निकलती है और उसमें चिप्स कम निकलते। पर अगर कम निकलते तो भी ठीक था, हमारा देश चल रहा था क्योंकि कम निकल रहा था। अब वो जहर निकल रहा है। यहाँ ये दिक्कत आ चुकी है कि अब जब हम चिप्स का पैकेट खोल रहे हैं तो उसके अंदर कम भी निकल रहा है और जो निकल रहा है वो जहर निकल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका जो रोड है स्पेस टेक्नोलॉजी से बना है और उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, और आपने पूरा माहौल ऐसा शुरू किया कि हिंदू खतरे में है। और आज 80% जो भी पॉलिसी आ रही है, चाहे वो स्कूल बंद करना हो या वो E20 हो, उसमें कौन सबसे बड़ी जनता चपेट में आ रही है? 80% हिंदू ही है। तो आपने एडवर्टीजमेंट कुछ किया और आपने कर क्या रहे हैं वो हम सबके सामने। कोई भी सवाल उठाता था वहां से आवाज आती थी कि सियाचिन पे जवान लड़ रहे हैं, और उनके साथ आपने क्या किया? क्या लेकर आए लोग उसके लिए? अग्निवीर। उसके नीचे से आपने अग्निवीर निकाल लिया। आप गंगा को माँ बोले और गंगा का क्या हाल है, आप यमुना को माँ बोले, यमुना का क्या हाल है। और जिस दिन मोदी जी ने कहा था कि भारत डेमोक्रेसी की माँ है, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि डेमोक्रेसी का क्या हाल होने वाला है, जिसने अपनी माँ का इस्तेमाल किया डिमोनेटाइजेशन के एडवर्टाइजमेंट में, जिसने अपनी बूढ़ी माँ को खड़ा कर दिया लाइन में डिमोनेटाइजेशन में। उसने आज ये भी कह दिया कि गाय माँ थी वो कचरा खा रही है। और आज आप भारत डेमोक्रेसी की माँ है तो डेमोक्रेसी का क्या हाल है। और उसकी एक झलक अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और पूरे देश में हाय हाय हो रहा है, सबको लग रहा है सोनम वांगचुक का और बाकी जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका क्या होगा, कि वो मर जाएंगे इस गर्मी में। सरकार के ऊपर कोई शिकन नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी को उसने माँ बना दिया है, क्योंकि उसने डेमोक्रेसी को माँ बना दिया है। यहाँ पे भी विनेश फोगाट और तमाम रेसलर्स बैठे रहे और हम लोग तब भी आए। डेमोक्रेसी का चलते उसने उस जो हेरेसर था उस पर कोई कदम नहीं उठाया। मणिपुर 3 साल से जल रहा है। मणिपुर 3 साल से जल रहा है और डेमोक्रेसी में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने और मल्टीपल इंजन सरकारों ने क्या किया है मणिपुर के लिए, आप बताइए। क्या स्कूल हमने इसलिए बनाए थे कि यहाँ पे सिर्फ रॉयट्स होते रहे और वो क्या कहते हैं शरणार्थी घर बने जाए? मणिपुर में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं आप बताइए। 3 साल से वहां पे रॉयट्स चल रहे हैं, तो इसके शिकन बिल्कुल नहीं आया। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो डेमोक्रेसी के चलते हो रही है। अब मैं एक और बात कह रही हूँ, आते बीजेपी आरएसएस में पितृ सत्ता का जो पितृ सत्ता उनके दिमाग में घुसी हुई है, तो बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। भैया माँ है तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। तो मदरलैंड तो मेरी मदरलैंड हो गई, मदरलैंड तो मेरी मदरलैंड हो गई, फादरलैंड कौन है? तो बेचारे इजराइल ढूंढ रहे हैं। ये है पितृ सत्ता का एक तरीके से इनके अंदर जो विष भरा हुआ है उसका प्रकोप और जो हम देख रहे हैं। साथियों, अब मैं एनईपी के बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि 2016 में जो एनईपी का पहला दस्तावेज आया, इनपुट्स इनटू द ड्राफ्ट, उसका पेज अगर आप कोई भी पॉलिसी देखेंगे पहले आंगनवाड़ी से शुरू होता है, फिर स्कूल से शुरू होता है, फिर हायर एजुकेशन पे जाता है। जैसे ही हमने स्कूल का देखा और वहां लिखा हुआ था स्कूल मर्जर और कंसोलिडेशन के नाम पे हम स्कूल मर्जर करेंगे, तभी से हम परेशान हो गए थे। देखिए, मैं ये दूसरी पीढ़ी होंगी जो यहाँ पर टीचर हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे फादर स्पेशली यूपी के गरीब गांव से आए थे और उनकी कहानियां सुनकर ही हम बड़े हुए। हमें पता है कि अगर स्कूल बंद हो गया तो लड़की की पढ़ाई का क्या होगा। कोई दस्तावेज सरकारी आ रहा हो जिसमें कोई आंकड़े ही ना हो कि आज ऐसे क्या चीज हो गई कि हमें स्कूल बंद करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपने इतना लोगों
लोगों को एम्पावर कर दिया कि वो 10 किलोमीटर या 3 गांव पार करके जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि गांव में छोटे स्कूल होते हैं, 60 स्टूडेंट पे 1 टीचर मिलता है। मैं 10 साल पहले ये हरियाणा में एक उसमें गई टीचर्स की मीटिंग में। उन्होंने क्या बताया, सबसे बड़ा ड्रॉप आउट बेटियों का तब होता है जब उनको पीरियड शुरू हो जाते हैं। 8वीं में 7वीं में एक टॉयलेट है स्कूल में, वो भी बंद रहता है, उसकी भी हालत बहुत खराब है। पर जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है उसको स्कूल से निकाल लिया जाता है। अब 5 गांव कौन जाएगा, ये आप मुझे बताओ। साइकिल पे मैं खुद एज अ रिसर्चर, हमारा एक इंस्टीट्यूट था जो गांव के बिल्कुल पेरिफेरी पे था। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी हम घूमने जाते, पहले तो कुछ महिलाएं भाग कर आती, बोलती कि हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, जो हम बच्चे और पैदा नहीं करना चाहते, हमारी मदद की जाए। हम कहते थे सॉरी, हम डॉक्टर दूसरे तरीके के, हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे, हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे। फिर हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। पता चलता था मास्टर जी से कि एक बच्ची है जो अपने भाइयों को और बहनों को लेकर स्कूल आती है, अगर वो साथ नहीं लेकर आएगी तो पढ़ ही नहीं सकती। तो जब हालात ये हैं तो कौन बाप है जो 3 गांव जाएगा जब उसे खेत काटना है, तो लड़की की पढ़ाई का क्या होगा। तो साथियों 1 लाख स्कूल बंद हो गए, यानी कि 25 सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहा है। और खुद नीति आयोग और जहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट है वो तो टूट चुके हैं, वो मोदी सरकार के ही हैं, उनको भी कहना पड़ रहा है 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया है पिछले 10 साल में। आप इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को नीट की वजह से ही नहीं देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए भी रिजाइन करना चाहिए कि आपकी एक नीति आई और उसने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। ये आपका आंकलन क्यों नहीं था कि अगर हमने स्कूल का मर्जर किया, बंद किया, तो 2 करोड़ बच्चे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब देश आजाद हुआ था किसी के पास खाने पीने के रुपए नहीं था। आज भी वो स्थिति बनने वाली है, हो गई है। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म है। महिला शिक्षा तभी हुई जब मुफ्त हो पाई। अगर महिला शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूल नहीं होते तो मेरी माँ ने पढ़ाई नहीं की होती, वो नहीं पढ़ी होती, तो मैं नहीं पढ़ी होती, मैं आपके सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। ये एक सरकारी साइंटिफिक नेचर था उस पॉलिसी का कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। और आज हम क्या कर रहे हैं, और देखिए देश कैसा है, सुपरस्टिशन। आप देख रहे हैं कि जितना दिक्कत होता है उतना ही शनिवार को काला कुत्ता ढूंढना शुरू करते हैं। 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, 10 अंगूठी। अंगूठी से बदलना नहीं है, बदलना तो पॉलिसी से है। इस सुपरस्टिशन भरे देश में ये माना गया कि अगर महिला को शिक्षित किया तो बच्चों का पोषण अच्छा होगा। सिर्फ औरत की पढ़ाई का मतलब सिर्फ औरत की पढ़ाई और औरत के रुपए कमाने से नहीं था, यह भी था कि वो किस तरीके से अपने परिवार को पालेगी, पोसेगी। आप मुझे यहाँ पे दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये जो 2 करोड़ लोग बाहर हो गए, उसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की होगी या नहीं? सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होगी या नहीं? आप जोर से बोलिए। तो ये कितना बड़ा नुकसान है आने वाले समय में। देश का जो ग्राफ है क्रॉस एनरोलमेंट रेशो या जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति है, वो कितनी बड़ी एक तरीके से उसको धक्का पहुंचा है। और कौन सी चीजें एनईपी की जिसने हमें धक्का मारा है? एक्सट्रीम कमर्शियलाइजेशन। हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यहाँ बहुत सारे टीचर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से खड़े हैं, JNU से खड़े हैं। फीस इतनी कम थी, 500 रुपया पर साल का देते थे PhD डिग्री में, आज वो 50,000 है। आज वो 50,000 है। जब से मोदी गवर्नमेंट आया है कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं हुआ है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग ना हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने के 13 लाख रुपए चाहिए तो आप सोचिए कि प्राइवेट आपका खून कितना पीने वाला है। अब जब लोगों के पास नौकरियां ही नहीं, और एक थप्पड़ नहीं मारा है, क्या है ना, आप सबको मजदूर बनाना है। हम हैं मजदूर। मैं मजदूर का ये बात नहीं कह रही हूँ, मजदूर तो देश बनाता है, पर जब हमारे श्रम को सस्ते दामों में खरीदना है और हमें लाचार बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि बीच की लेयर सब खत्म ही हो जाए।
बीच की लेयर सब खत्म ही हो जाए। और ये उसका षड्यंत्र चल रहा है। कमर्शियलाइजेशन में आपके सिर्फ वही लोग शिक्षा खरीद पाएंगे जो कि जिनके पास पैसा है। और आज जब बार बार कभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से, कभी आपके कोविड की वजह से रोजगार बंद होते रहे, अगर घरों में एक ही बच्चे को पढ़ाने का मौका है तो कौन सा बच्चा पढ़ेगा, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, ये सबको पता है। इस इम्प्लीकेशन सबको पता है कि अगर घर में, क्योंकि बेटी को तो आप शादी कर देंगे, तो इसका मतलब जो हमने विमेन एम्पावरमेंट के रास्ते ढूंढे थे लड़कियों के पढ़ाई लिखाई, उनकी जॉब के लिए, वो सारे जर्जर हो रहे हैं एनईपी के बाद, इस मोदी सरकार के बाद। और क्या तरीका निकाला? तरीका ये निकाला कि ऑनलाइन शिक्षा का प्रपोर्शन बढ़ा दिया जाए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हम क्लासरूम बनाते हैं, साथियों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सब टीचर एक जैसे होते हैं, पर हमारी फिर भी कोशिश होती है एक क्लासरूम में कि हम सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा माने, और जब तुम्हारे मुंह पे एक प्रश्न आ जाए तो मैं जवाब ऐसे ही दे दूं, तुम्हें खड़े होकर पूछना ना पड़े कि इस इक्वेशन को दोबारा एक्सप्लेन करो। मैं खुद ही कह दूं कि तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूं। जब हमारा कोविड के थ्रू ऑनलाइन हुआ तो समझ आया कि स्टूडेंट के पास कोई एजेंसी ही नहीं बची। लड़के तो फिर भी मोबाइल हो गया, डाटा हो गया, लड़की कहाँ पेड़ पे, मतलब कहाँ खड़ी होगी कि मोबाइल का डाटा यूज कर पाए। तो इतना बड़ा प्रहार हुआ। पहली बार, मैं जैसे मिरांडा हाउस में पढ़ाती हूँ, पहली बार साइंस में एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने शादी की बहुत सालों बाद। वो क्यों की? क्योंकि परिवार वाले हावी हो गए कि शादी कर लो। अगर वो दिल्ली में होती, पढ़ रही होती, तो उसके साथ ही उसको हौसला देते कि पढ़ाई पहले खत्म करो। और यही फर्क है ऑनलाइन करण में, जिसमें जो स्टूडेंट है वो आइसोलेशन में जाता है। पढ़ाई सिर्फ घर पे नहीं हो सकती, सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती। हम यहाँ सब सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं ना, मैं भी आपसे सीख रही हूँ। हम जब बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए विचारों से मिलते हैं, तब हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी मजबूती होती है, हम खुद अपने रास्ते चुनते हैं। तो ऑनलाइन करण फिर ऐसा एक हथियार देखा कि माँ बाप के पास अगर दिल्ली में बिठाने के लिए रुपया नहीं है तो बेटी से कहा जाएगा तू ऑनलाइन कर ले, तू ऑनलाइन कर ले। ये एक और प्रहार हो गया। एक और प्रहार क्या है? जो स्ट्रक्चर है हायर एजुकेशन का, उसके अंदर 4th ईयर लाके 3rd ईयर को ड्रॉप आउट कर दिया। इससे पहले 3 साल की डिग्री मुकम्मल मानी जाती थी और उसके आधार पे आपको जॉब मिलता था। और आज क्या है, जब 4 साल का कोर्स है तो 3 साल वाले को ड्रॉप आउट माना जाएगा। यानी कि आपकी जो मार्केट है उसको कम आंकेगी, उसको कम रेट देगी। और सबसे पहले जो ड्रॉप आउट होगा वो किसका होगा? जिनके पास पैसा नहीं है, जो 3 साल की डिग्री लेकर बाहर हो जाएंगे। तो ड्रॉप आउट की बड़ी संख्या में महिला शामिल होंगे। नीट, सीयूएट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम, दोबारा महिलाओं और SC ST